अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RATV यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुल्लूस उस्मान सीज़न 1 एपिसोड 4 के बारे में। दोस्तों पिछले एपिसोड के इख्तिताम पर आप लोगों ने देखा कालानूस के सिपाहियों ने बुरचन खातून को वहां जख्मी कर छोड़ देते और आइबल खातून को अपने साथ किले ले जाते। इस एपिसोड के आगाज में आप लोग देखेंगे दुंदार तमाम तुर्क कबाइल के साथ अपने जिरगे में मशरूफ होता है और उनसे कहता है, मेरे मोअज़्ज़िज़ सरदारान, आप सब ये बात बाखूबी जानते हैं, जब सामने बजन तीनों की सरजमीन पर हिजरत की है, हमारे तमाम कबाइल मुश्किलात से दो चार हैं और इसके साथ साथ काफिलों पर डाकुओं के खौफ। इन्हीं तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने कुलूजा कुसार किले के गवर्नर यूरोक्लोस के साथ एक मुआहिदा किया है और इंशाअल्लाह इस मुआहिदे से हम सब फतेहयाब होंगे और इसके बाद हम अपनी एशिया सुपुत के साथ साथ बाजार में भी फरोख्त कर सकेंगे। ये सारी बातें सुनकर एक कबीले के सरदार जिनका नाम शमशा होता है, उन्हें गुस्सा आता है और वो कहते हैं, अर्तुल साहब यहाँ ज़मीनों का हिसाब किताब करने नहीं बल्कि काफिरों के दिलों पे मेज़ों की तरह लगने आए थे और इसीलिए हम काफिरों के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकते। ये सुनकर दुंदार कहता है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन आप ये बात जान लें, सरजमीनें तलवारों से हासिल नहीं होती और निज़ाम कभी तलवारों से हासिल नहीं हो सकता। इसके पीछे सोना, अकल और भारत की ज़रूरत होती है और आपको इस वक्त जंग की नहीं बल्कि निज़ाम की ज़रूरत है। मैंने आपको बहुत बार शादी की पेशकश की है लेकिन आपने हमेशा इसको मुस्तरद किया है। ये सुनकर शमशा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकालकर कहता है, मैंने जब से इस हथियार को अपने कमर से बांधा है मैं हमेशा लड़ा हूँ। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और मैं आपकी फजीलत को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन जंग की बात सुनकर मेरे ये हथियार खामोश नहीं रह सकते। मैं हमेशा से अपनी इस तलवार के साथ हूँ और ये मेरी महबूबा है और मैंने इसी के साथ शादी का वादा किया है। मेरी शादी मेरी शहादत होगी। इसके बाद वहाँ अलेशार आता है और कहता है, दुंदार साहब, हमने आपकी तरफ से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी। आप एक सल्जुक सरदार को इब्तिला दिए बगैर जिरगा कैसे कर सकते हैं और क्या आप ये बात नहीं जानते इन सरजमीनों पर मैं सुल्तान का साया हूँ। आखिर ये तमाम कबाइल और इन तमाम खेमों को किस तरह आबाद किया है। इस पर गुंदूस कहता है, जनाब आप फिक्र न करें, आपकी इज्जत और एहतराम में हमारी निगाह में कोई कमी नहीं आई। इतने में वहाँ बुरचन पहुँचती है और कहती है, कालानूस के सिपाही अंद्रास ने आइबल खातून को अगवा कर लिया है और उसे अपने साथ ले गया है और मुझे छोड़ दिया ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं। इस पर दुंदार पूछता है, इतनी जुर्रत किसकी हुई और उन्होंने ये काम क्यों किया। आइबल दुंदार से कहती है, उस्मान ने गवर्नर यूरोक्लोस का कत्ल कर दिया है और अब वो किले में छुपा हुआ बैठा है और उसको बाहर निकालने के लिए वो आइबल खातून को दाने की तरह इस्तेमाल करेंगे और उन्होंने आपको भी किले में बुलाया है। ये सुनकर दुंदार गुंदूस से कहता है, तमाम सिपाहियों को तैयार करो और अगर हम वापस न आए तो उनका सर उतारने में कोई कसर न छोड़ना। ये कहकर वो बमसी और शमसा के साथ किले के लिए रवाना हो जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे अंद्रास आइबल खातून को यगमाल बनाकर किले में ले आता है और बीच बाजार में खड़े होकर ऐलान कर रहा होता है, उस्मान, तुम जहाँ कहीं भी हो बाहर निकल जाओ। हम जानते हैं तुम किले में ही मौजूद हो, वरना हम आइबल खातून का सर तन से जुदा कर देंगे। इसके बाद अंद्रास आइबल खातून से कहता है, तुम उस्मान को आवाज दो और कहो कि वो बाहर आए। आइबल उस्मान से कहती है कि उस्मान, तुम बाहर ना आना और अपने हथियार ना डालना। इसके बाद अंद्रास आइबल खातून को एक जोर का थप्पड़ मारता है और कहता है, उस्मान, अगर तुम हमारे सामने ना आए तो हम आइबल खातून को मार देंगे और हमने तुम्हारे चाचा दुंदार को भी यहीं किले में बुलाया हुआ है, वो भी जब यहाँ आएंगे तो हम उन्हें भी कत्ल कर देंगे। ये सुनकर उस्मान को बहुत गुस्सा आता है और वो जैसे ही बाहर जाने लगता है तो उसके सिपाही उस्मान को रोक लेते हैं और कहते हैं कि जनाब, ये वक्त गुस्से का नहीं बल्कि होशियारी का वक्त है, हमें इसके लिए कुछ खुफिया इंतजाम करने होंगे। इसके बाद उस्मान कहता है, इंशाअल्लाह मैं अल्लाह की मदद से इस किले को काफिरों के लिए जहन्नम बना दूंगा। इसके बाद उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है कि अब आप मेरी बात गौर से सुने। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे सोफिया गवर्नर की जगह बैठी होती है और कालानूस को अपना नायब मुकर्रर करती है और अपने सिपाहियों से कहती है, तुर्कों के साथ कभी ना खत्म होने वाली जंग का आगाज हो चुका है। अब आपको अपने किले की हिफाजत एहतमाम बढ़ाने होंगे और जब तक मैं इन तुर्कों से अपने शौहर का इंतकाम ना ले लूं तब तक मुझ पर सांस लेना भी हराम है। इतने में वहाँ दुंदार बमसी और शमसा के साथ उस कमरे में दाखिल होता है और दुंदार कालानूस से कहता है, तुम्हारी इस हरकत का मुझसे तुम्हें कौन बचा सकता है। कालानूस कहता है, दुंदार साहब, आप मुझे मेरे ही किले में खड़े होकर धमका रहे हैं। दुंदार कहता है, नहीं, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे
रहा क्योंकि धमकी देना कमजोरों की निशानी। मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ, अगर मेरी बेटी का एक बाल भी नुकसान हुआ तो मैं इस किले को रेता रेता कर दूंगा। और जिस वक्त हम मुआयदा करने आए थे, अगर उस वक्त उस्मान हमारे साथ ना होता तो तुम्हारे गवर्नर का कत्ल उसी दिन हो जाता। इसके बाद सोफिया कहती है, अगर उस्मान बेकसूर है तो उससे कहो कि वो हमारे सामने आए और हमारे सामने आकर अपनी बेगुनाही साबित करे। इसके बाद अंद्रास आइबल खातून को लेकर उस कमरे में दाखिल होता है और सोफिया अंद्रास से कहती है, अंद्रास आइबल खातून को छोड़ दो। इसके बाद आइबल खातून दुंदार के पास आती है और कहती है, बाबा मैं ठीक हूँ, इन लोगों में इतनी जुर्रत नहीं कि वो आपकी बेटी को छू भी सके, और इनमें इतनी जुर्रत होती तो ये उस्मान पर इल्जाम लगाने के बजाय गवर्नर के कातिल को तलाश करते। इसके बाद सोफिया अपने सिपाहियों से कहती है, जब तक उस्मान अपने हथियार न डाल दे तब तक इन लोगों को जिंदान में कैद कर लो। इसके बाद दुंदार कहता है, सोफिया तुमने हमें बजंतीनों का खौफनाक चेहरा दिखाया है, अब मुझे ये बात समझ में आ रही है, तुम दरअसल उस्मान को नहीं बल्कि मुझे चाहती थी ताकि तुम गवर्नर के साथ हमारा मुआहदा बर्बाद कर सको, क्योंकि ये बात हम सब जानते हैं कि उस्मान इस वक्त किले में मौजूद नहीं है, पर अगर हमें जरा से भी तकलीफ पहुंची तो तमाम तुर्क कबाइल तुम लोगों की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये सुनकर कालानूस गुस्से में कहता है, अगर तुम अपनी बेटी के बाल बिका होने पर इस किले को रेता रेता कर सकते हो तो तुम ये भी जान लो कि हम अपने गवर्नर के खून के एक एक कतरे के बदले तमाम तुर्क कबाइल को कत्ल भी कर सकते हैं। इसी दौरान कुछ सिपाही अंदर आते हैं और जैसे ही उन लोगों को गिरफ्तार करने लगते हैं तो वहाँ उस्मान भी उन सिपाहियों के साथ अंदर पहुँचता है और आकर अंद्रास की गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है। उस्मान को देखकर सोफिया खुश होते हुए कहती है, क्यों दुंदार साहब, अब आपका क्या ख्याल है? आपके ख्याल में तो उस्मान इस किले में मौजूद ही नहीं था, मैं जो चाहती थी वो मुझे मिल गया, उस्मान खुद मेरे पास चलकर आया है। इस पर उस्मान कहता है, मैं तुम्हारे पास चलकर नहीं बल्कि तुम्हारी मौत तुम्हारे पास चलकर आई है, अब तुम इन लोगों को जाने दो वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। सोफिया कहती है, तुमने पहले मेरे शोहर को मारा और इसके बाद तुमने मेरे सिपाहियों को भी मारा, अगर तुम अंतरास को छोड़ दो तो मैं अपना वादा पूरा करूंगी। ये सुनकर दुंदार कहता है, मैं अपने भतीजे उस्मान को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। इसके बाद सोफिया कहती है कि हम यहाँ एक अदालत लगाएंगे और उसमें आपके लोग भी मौजूद होंगे और वो अदालत वाले जो फैसला करेंगे हम उसी के मुताबिक उस्मान को सजा देंगे, हम हक और इंसाफ चाहते हैं। और उसके बाद बमसी कहते हैं, हमें सोफिया की शर्तें मंजूर है, अगर हम भी इस जगह होते तो हमारा भी यही फैसला होता, मेरा दिल मुतमईन है और मैं जानता हूँ उस्मान बेगुनाह है। यह सुनकर पहले तो वो सब परेशान हो जाते हैं, फिर सब लोग बमसी के बात से इत्तेफाक कर लेते हैं। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे हेलेन सोफिया से मिलने जाती है और उसके हाथ में औजार देखकर कहती है, आपने बिल्कुल सही इंतखाब किया है, हम उसके नाखून और दांत जड़ से उखाड़ कर उसके मुंह से सच उगलवाएंगे। इस पर सोफिया कहती है, अगर उस्मान हमारे मुकद्दस इमानतें लेने में कामयाब हुआ है तो यकीनन उस्मान हमारे सबसे बड़े दुश्मन के साथ काम कर रहा है और इस जैसा आदमी हमारे किसी भी तसब्बत के सामने अपनी जुबान नहीं खोलेगा। इसके बाद हेलेन कहती है, अगर उस्मान अदालत में पेश हो गया तो यकीनन गवर्नर की मौत मशकूक हो जाएगी। सोफिया कहती है, उस्मान अदालत में पेश होने से पहले ही भाग जाएगा, मैं जानती हूँ कि उस्मान बहुत होशियार है और यकीनन वो अपने हथियार डालने से पहले ही वो अपनी हिफाजत इख्ताम उठा लिए होंगे और हमारी मुकद्दस इमानतों को चुराना उस अकेले का काम नहीं बल्कि उसके साथी भी इस किले में मौजूद हैं। हमें अपनी इमानतें वापस लेने और इन सब को पकड़ने के लिए बहुत अक्लमंदा चाल चलनी होगी। अब तुम मेरे सबसे काबिल आदमी थियोक्लोस को मेरे पास बुलाओ। हेलेन कहती है, अगर हमने ये किया और उस्मान मुकद्दस इमानतें ले जाने में कामयाब हो गया तो हम क्या करेंगे? सोफिया कहती है, आका यानी इसकी सजा देने से बेहतर है कि ये मैं खतरनाक खेल खेल लूं। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे उस्मान के दो सिपाही बावर्ची खाने में मौजूद होते हैं और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि सिपाही उस्मान के लिए खाना लेकर जा रहे हैं तो एक सिपाही उस्मान के लिए उस खाने में एक छोटा सा हथियार डाल देता है। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे जहरा खातून दुंदार से कह रही होती है, हुजूर आप अपनी जान को खतरे में डाल देते लेकिन उस्मान को वहाँ अकेला ना छोड़ते। दुंदार कहता है, एक औकात को पिंजरे में बंद नहीं किया जाता और ये बात हम सब अच्छी तरह जानते हैं। फिर बमसी कहते हैं, सोफिया के कमरे में जाते वक्त एक सिपाही मुझसे टकराया था, उसने मेरे हाथ में एक कागज का टुकड़ा थमाया जिसके जरिए मैं सब समझ गया कि उस्मान ने पहले ही कोई मंसूबा बनाया हुआ है, इसीलिए हमने सोफिया के सामने उसकी शर्त को कबूल कर लिया। इसी दौरान दुंदार का बेटा बदर वहां दाखिल होता है और कहता है, इतनी सारी तकलीफ के बाद भी क्या हमें उस्मान का शुक्रगुजार होना चाहिए? इसने न सिर्फ अपनी बल्कि आपकी, मेरी बहन की, मेरे बाबा की और शमसा साहब की जिंदगी को खतरे में डाला।
اگر عدالت میں عثمان کا جرم ثابت ہو گیا، اگر عثمان نے واقعی میں گورنر کا قتل کیا ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ کیا ہمیں عثمان سے اس کا بدلہ نہیں لینا چاہیے؟ کیونکہ عثمان واقعی میں گورنر کے قتل میں ملوث ہوا تو سلجوق سلطنت ہم سے اس کا حساب مانگے گی۔ یہ سن کر ایبل خاتون غصے میں بدر سے کہتی ہے، عثمان نے ہماری جانوں کو خطرے سے نکالنے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا، اور کیا تم نے اس کے لیے اس قبیلے میں جگہ چھوڑی ہے؟ یہ سن کر بدر اس کی طرف غصے سے بڑھتا ہے، لیکن دندار اس کو روک لیتا ہے اور ایبل وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور دوستو، یہ ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے آر اے ٹی وی یوٹیوب چینل۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔